नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। आज आप सभी के लिए कहानी लेकर के आए हैं एक कुमाता की। दोस्तों, आपने वो वाक्य तो सुना ही होगा कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। लेकिन कलयुग के अंदर सब कुछ संभव है। ये कहानी है एक ऐसी कुमाता की जिसने अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करने का हर एक संभव प्रयास किया। इन्होंने ना तो अपनी बेटी को ठीक से पढ़ने दिया, न ही अपनी बेटी को ठीक से शादी करने दी। बेटी की शादी हो जाने के बाद उनके विवाहित जीवन के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया जिससे कि बेटी का घर टूट जाए। यही नहीं दोस्तों, अपनी सगी बेटी की प्रॉपर्टी भी हड़प ली और इन्होंने अपने पति, जिनकी मृत्यु नेचुरली हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, एक ऐसे स्थान पर हुई थी जहां पर परिवार का कोई भी सदस्य अवेलेबल नहीं था। वे घर पे नहीं थे, बाहर कहीं पर इनके पति की अचानक हार्ट अटैक आ जाने से मृत्यु हो गई थी। उसका जो ब्लेम है, उसका इल्जाम भी इन्होंने अपनी बेटी को ही दिया। दोस्तों, जिस बहन के साथ उसके जीवन में ये सभी अत्याचार हुए, उन्होंने ही हमें अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए अप्रोच किया था। वे जानना चाहती थी कि उनकी माँ से उनका क्या कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से उन्होंने इनके साथ इतना बुरा सलूक पूरे जीवन भर किया। दोस्तों, ये बहन अपने माता पिता की पहली संतान थी और इनके जन्म के 5 या 6 साल बाद उनके एक भाई ने भी इनके माता पिता के घर में जन्म लिया। इन्होंने बताया कि बचपन से ही मैं बेटा बेटी वाले भेदभाव का बहुत ज्यादा शिकार हुई, लेकिन इनसे यह भेदभाव इनके पिताजी ने कभी भी नहीं किया। इन्होंने ऐसा बताया कि इनकी माताजी हमेशा अवसर ढूंढती रहती थी जिसके अंदर वे लोगों को ये बता सकें कि कैसे पुत्री के जन्म होने से वे नाखुश हैं। ये बताती हैं कि इनकी माताजी इनकी चाचियों को, इनकी मासियों को या और रिश्तेदारों को हमेशा यह कहती थी कि वे बेटी को कभी भी जन्म देना नहीं चाहती थी, और अगर इनके जन्म हो जाने से पहले उनको पता चल जाता कि उनके गर्भ में पुत्री है तो वे अपना गर्भपात ही करा लेती। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को अपने जीवन पे एक बोझ समझा और उन्होंने बहुत ही बेमन से जो उनकी जिम्मेवारियां होती हैं माता होने की, वे अपनी बेटी के लिए निभाई। ये बहन बताती हैं कि इनकी माँ के पास इनके लिए कभी भी समय नहीं होता था और 7-8 वर्ष की आयु की जब ये थी, उस उम्र से ही इनकी माता ने इनसे एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि अपने सारे काम ये खुद ही करें, अपने कपड़े धोना, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करना इत्यादि। और इनकी माताजी अपना सारा समय इनके छोटे भाई के लालन पालन के अंदर लगाती थी। ये बहन अपनी माताजी को एक कंट्रोल फ्रीक के रूप में जो है एक्सप्लेन करती हैं। बताती हैं कि इनकी माताजी चाहती हैं कि हर चीज उनके अपने हाथ में रहे, उनके अपने कंट्रोल में रहे, परिवार में हर चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए। बहन कहती हैं कि माताजी का प्रेशर इतना ज्यादा होता था परिवार के ऊपर कि हम तो उनको छोटे होते हुए हिटलर कहते थे। बहन बताती हैं कि अपनी पढ़ाई को लेकर के ये हमेशा से बहुत पैशनेट थी, लेकिन इनकी माताजी हर संभव प्रयास करती थी कि ये पढ़ ना पाए। यहाँ तक कि इन्होंने जब 10वीं कक्षा में अपनी माताजी को बताया था कि ये एक डॉक्टर बनना चाहती हैं और साइंस स्ट्रीम से जो है अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, तो ये बात पता लगते ही इनकी माता ने इनको बहुत ज़्यादा काम देने शुरू कर दिए। यहां तक कि ऐसा भी बताती हैं कि जिस समय ये अपनी 12वीं के पेपरों की तैयारी कर रहे थे, उस समय ये अच्छा स्कोर न कर पाए, इस भाव के चलते इनकी मां ने इनको इनके घर से बाहर निकाल दिया।
क्योंकि वे अच्छे से जानती थी कि अगर इन्होंने अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर लिया तो शायद उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा इनको डॉक्टरी की पढ़ाई कराने का, और इनकी एजुकेशन के ऊपर ऐसा खर्चा करने के लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बहन बताती हैं कि वे परिस्थितियों से हारने वाली इंसान नहीं हैं और अपनी मां के अपने घर से निकाले जाने के बाद इन्होंने अपनी मासी के घर में आश्रय लिया और अपनी मासी के घर में रह करके भी इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। लेकिन ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई थी कि डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा किसी भी हाल में इनके घर वाले तो उठाने वाले नहीं हैं। तो साइंस लेने का मन होते हुए भी इन बहन को मजबूरन आर्ट्स स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई करनी पड़ी। दोस्तों, जैसे ही इनकी माता को पता चला कि इन्होंने साइंस की जगह आर्ट्स लेने का डिसीजन ले लिया है, तो इनको इनकी मासी के घर से वापस बुला लिया गया, क्योंकि बहुत समय से उनको अपने घर में काम वाले की कमी बहुत ज्यादा खल रही थी। इसी प्रकार का एक और किस्सा ये बहन शेयर करती हैं। ये बताती हैं कि जब भी इनके लिए कोई रिश्ता आता था तो कुछ भी करके इनकी मां उस रिश्ते को बिगाड़ने का प्रयास करती थी, टालने का प्रयास करती थी। जैसे इनकी मां ये चाहती हों कि इनका विवाह हो ही ना, क्योंकि विवाह में होने वाले खर्चे से वे बचना चाहती थी। लेकिन जिन भाई से अभी ये विवाहित हैं, जब उनका रिश्ता इनके लिए आया तो इन्होंने बताया कि वो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करने लगी। हालांकि मेरी मां इस विवाह के अंदर भी बहुत ज्यादा अड़चन डाल रही थी, लेकिन जब मैंने स्टैंड लिया अपने घर में और कहा कि इस प्रकार से तो तुम मेरा विवाह होने ही नहीं दोगे, तो एक बार फिर से इनकी मां ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। ये बताती हैं कि इस बार तो इनकी मां ने इनके सभी रिश्तेदारों को भी धमकाया और सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस लड़की को अपने घर पे नहीं रखेगा। वे चाहती थी कि मैं सड़कों पे धक्के खाऊं और उनके सामने आकर के नाक रगड़ूं। लेकिन परमात्मा ने इनका साथ दिया और इनको सद्बुद्धि दी, और इस परेशानी की घड़ी में ये कहीं और न जाकर के अपने होने वाले पति के घर चली जाती हैं और उनके घर वालों को अपनी परेशानी के बारे में बताती हैं। ये बहन कहती हैं कि मेरे ससुराल वाले इतने कोऑपरेटिव और इतने अच्छे थे कि उन्होंने ही मुझे अपने घर में आश्रय दे दिया। वो सब इनको इतना पसंद करते थे, वे चाहते थे कि उनका जो पुत्र है उनका विवाह इनके साथ ही होना चाहिए। हालांकि बिना इनके परिवार वालों की मर्जी के उन्होंने अपने पुत्र का विवाह तो इनके साथ नहीं कराया, लेकिन अपने ही घर में एक अलग कमरे में इनके रहने की व्यवस्था कर दी। बहन बताती हैं कि 7 महीनों तक मैं उनके घर में रही, और हालांकि मैं अलग कमरे में रह रही थी, लेकिन समाज में जब मुझे लेकर के अलग अलग तरह की बातें बनने लगी और उनका प्रभाव मेरी मां और मेरे पिता के ऊपर आने लगा, तब मजबूरन उन्होंने निर्णय लिया कि वे मेरा विवाह अब यहीं पर करा देंगे। लेकिन विवाह नहीं था, वो तो केवल जैसे एक फॉर्मेलिटी थी, और उसमें भी इनकी मां ने यही प्रयास किया कि कुछ भी खर्चा न करना पड़े। वे केवल कुछ रिश्तेदारों को लेकर के इनके यहां पर आ गई और एक छोटी सी रस्म करवा दी, जिससे कि ये एस्टैब्लिश हो जाए कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इतना करके इनकी मां और उनके घर वाले वहां से चले गए। बहन बताती हैं कि बचपन से ही ये अपने मां के तानों की शिकार रही हैं। वे कहती हैं कि मुझे अपने जीवन का एक भी ऐसा क्षण याद नहीं है जिसमें मैं अपनी मां के सामने रही हूं और उन्होंने मुझे ताना न मारा हो। लेकिन ऐसा बिहेवियर इनकी मां ने इनके भाई के लिए कभी भी नहीं दिखाया। बहन बताती हैं कि इनके भाई के लिए तो इनकी मां जैसे ममता की मूरत हैं, और अगर इनकी मां को ये आभास भी हो जाए कि इनके भाई को किसी चीज की जरूरत है, चाहे उन्होंने न भी मांगी हो, तो भी इनकी मां हर संभव प्रयास करके इनके भाई के लिए उन चीजों की व्यवस्था करती आई हैं।
बहन बताती हैं कि मेरे साथ इतना ज्यादा भेदभाव होता रहा, लेकिन कभी भी मेरे छोटे भाई को भी मेरे लिए दर्द नहीं आया। मेरे दर्द से जैसे कभी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और मेरे पिताजी का कुछ ऐसा नेचर था कि वे तो खुद ही मेरे माताजी से बहुत ज्यादा दबते थे। मेरी माताजी हर चीज के अंदर जैसे उनको खाने को पड़ती थी, तो हालांकि मेरे पिताजी को मेरे लिए दर्द तो आता था, लेकिन मेरी माँ कुछ भी कहती थी तो मेरे पिताजी उनके सामने बोल नहीं पाते थे। अपना विवाह हो जाने के बाद अपने सारे दुख भरे किस्से ये अक्सर अपने पति के साथ साझा किया करती थी। बहन बताती हैं कि इनके पति इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा इनको यही समझाया कि जो बीत गया उसको बीती कर दो, और अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, और इनको अपनी माँ से ऐसे अलग थलग नहीं रहना चाहिए, इनको अपनी माँ से सुलह कर लेनी चाहिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पति की राय को मान करके ये बहन अपनी माँ से सुलह कर लेती हैं और उनसे दोबारा जैसे एक बातचीत होती है उसको शुरू कर देती हैं, और थोड़ा बहुत जो है अपनी माता के घर पे आना जाना भी शुरू कर देती हैं। बहन बताती हैं कि मैंने तो अपने दिल से इनको माफ कर दिया था, लेकिन मेरी माँ ने अपने ताने मारने की आदत को कंटिन्यू रखा, और विवाह के बाद भी जब भी मैं उनके घर जाती थी तो वे कोई ना कोई इमोशनल टर्मोइल मेरे लिए मेरी लाइफ में क्रिएट ही करती रहती थी। बहन ने बताया कि मेरी माँ ने बहुत प्रयास किए मेरे पति को भड़काने के, मेरे ससुराल वालों को भड़काने के। हालांकि मैंने उनसे सुलह कर ली थी, बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन वे अंदर ही अंदर यही चाहती थी कि मेरा घर खराब हो जाए और मैं सड़क पर आ जाऊं। न जाने क्यों मेरे माँ की हमेशा ये इच्छा रही है कि वे मुझे सड़क पर धक्के खाता हुआ देखें। ये बताती हैं कि इनके पति की सुलह मान करके जो इन्होंने माँ से बातचीत दोबारा शुरू कर दी, दरअसल वह बातचीत इनके जीवन के अंदर और ज्यादा परेशानियों को लाने वाली थी। बहन बताती हैं कि एक बार इनकी माँ और इनके भाई को बाहर किसी फंक्शन में जाना था, तो कुछ दिनों के लिए अपने घर की जिम्मेवारी वे इनको देकर के चली जाती हैं। पीछे से ये अपनी माँ के घर और अपने पिताजी का ख्याल रखती हैं, और इनके पिताजी अपने रोज के रूटीन को फॉलो करते हुए शाम को वॉक पर चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब इनके पिताजी पार्क में वॉक कर रहे होते हैं तो वहां पर उनको हार्ट अटैक आ जाता है, और हार्ट अटैक के चलते इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। बहन बताती हैं कि ऐसा होने पर जैसे इनकी मां के हाथ में तो बटेर लग गया, और इनके मां इनकी पिता की हुई नेचुरल डेथ को मर्डर के रूप में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करती हैं। पूरे खानदान में वे इनकी बदनामी करती हैं और ये कहती हैं कि इन्हीं की वजह से इनके पिता की मृत्यु हुई है। शायद इन्होंने कुछ उनको ऐसा खिला भी दिया हो जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि इनकी नीयत थी इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन जो इनके पिताजी का पोस्टमार्टम है वो कुछ भी ऐसा सिग्निफाई नहीं करता है, और यह बात क्लियर हो जाती है कि उनका जो डेथ है वह नेचुरल था। लेकिन ये पता लग जाने के बाद भी इनकी मां को चैन नहीं आता, और वो सारे घर परिवारों के अंदर यही बोलती रहती हैं कि इनको अपने पिताजी को बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। जब उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी तो उनको वॉक पे जाने ही क्यों दिया। वे इसी चीज को प्रूव करने में लगी रहती हैं कि जैसे गलती तो फिर भी इन्हीं की है। दोस्तों, इनके पिताजी की मृत्यु के बाद एक बार फिर से इनकी मां की और इनके भाई की इनसे जो बातचीत है वह बंद हो जाती है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक चमत्कार होता है, और उस चमत्कार में जीवन में पहली बार इनकी माताजी इनको फोन करती हैं और इनसे प्यार से बात करती हैं, और वे कहती हैं कि पिताजी की मृत्यु से उनको बहुत आघात पहुंचा था और उनका थोड़ा ज्यादा बोलने का नेचर है, जिसकी वजह से शायद उन्होंने इनके साथ ज्यादती कर दी। लेकिन वे इनसे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि जो मिलना जुलना हम लोगों का शुरू हुआ था वह बंद नहीं होना चाहिए। बच्चे, तुम समय निकाल करके मिलने जरूर आना।
बहन कहती हैं कि अपनी मां के जिस स्वरूप का अनुभव मैं बचपन से करना चाहती थी, जब मेरी माता उस स्वरूप में आकर के मुझसे बात करती हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं कहती हूं कि ठीक है मम्मी, मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। और इनकी बातचीत दोबारा से अपनी माता से और अपने भाई से शुरू हो जाती है और इनका अपनी मां के घर आना जाना फिर से शुरू हो जाता है। बातचीत शुरू हो जाने के बाद कुछ ऐसी बात इन लोगों के सामने आती है कि इनकी माताजी इनके छोटे भाई के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करती हैं। बहन बताती हैं कि इनके छोटे भाई बहुत बड़े नशाखोर हैं और अपने नशे के चलते वे हमेशा से इनके पिता का और इनकी मां का पैसा बर्बाद करते आए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक मां को, एक पेरेंट को तो अपने बच्चे को सिक्योर करना ही होता है, इस वजह से इनको अपनी मां का प्लान बहुत अच्छा लगता है। ये कहती हैं कि इनको ऐसा जरूर करना चाहिए, पर साथ ही साथ बातें कुछ इस प्रकार से मैनिपुलेट की जाती हैं कि इनकी मां इनको भी उस जगह पर जहां पर इनके भाई को वे प्लॉट दिला रही होती हैं, उसी जगह पर इनको भी साथ में बाउंड्री को लगता हुआ एक प्लॉट खरीदने के लिए कन्विंस कर लेती हैं। दोस्तों, जब दोनों प्लॉट खरीद लिए जाते हैं उसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। इनकी मां इनको कहती है कि जिस जगह प्लॉट लिया है, मैं ऐसा सोच रही हूं कि वहां पर एक होटल बना करके तुम्हारे छोटे भाई को दे दूं, क्योंकि वैसे मेहनत करके तो ये कमा करके नहीं खा पाएगा। कम से कम अगर इसके पास एक होटल होगा तो होटल से जो इनकम आएगी उससे कम से कम ये अपना खर्चा तो चला लेगा, मेरे बाद चैन का जीवन तो जी लेगा। तो इन बहन को भी अपनी मां का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही अपनी मां को उनके आइडिया के अच्छे होने के बारे में बताती हैं तो इनकी मां इनके सामने प्रस्ताव रखती हैं कि जो साथ वाला प्लॉट तुमने वहां पर खरीदा था ना, उस प्लॉट को भी तुम ऐसा करो कि तुम अपने भाई के नाम कर दो, क्योंकि स्पेस के हिसाब से एक ही बार बड़ा होटल मिल जाएगा और तुम्हारे प्लॉट के बदले में मैं तुम्हें एक दूसरा प्लॉट खरीद करके दे दूंगी। अब क्योंकि इनकी माता इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार बरसा रही होती हैं कई महीनों से, तो ये अपनी माता की बात को झट से मान लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है मम्मी, आप ये वाला प्लॉट भाई के नाम में करवा देती हूं, आप मुझे अलग से प्लॉट खरीद करके दे देना। और कुछ ही हफ्तों के अंदर अपने प्लॉट को ये अपने भाई के नाम लिखवा देती हैं। दोस्तों, प्लॉट अपने भाई के नाम लिखवाने के कुछ ही दिनों के अंदर फिर से एक नई बात सामने आती है, जिसके अंदर इनकी मां इनको कहती हैं कि जो इनका घर है उसके अंदर कानूनी तौर पर इनका भी एक हिस्सा बन रहा है, लेकिन वे इस घर को बेच करके अपने बच्चों में और खुद में डिवाइड नहीं करना चाहती, क्योंकि इस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और वे ये भी नहीं चाहती कि आगे जाकर के जब इनके भाई का विवाह होगा तो भाई के और इनके बीच में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन आए। तो इनकी मां इनको रिक्वेस्ट करती है कि बच्चे तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मुझे लिख करके दे दो कि इस जायदाद के अंदर तुम्हारे को कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। तुम्हारे इस एफिडेविट को हम रजिस्टर करा करके घर के कागजों में रखवा लेते हैं, साथ में लगा लेते हैं, और इसमें से भी जो तुम्हारा हिस्सा बनता है उसको मैं तुम्हें अलग से दे देती हूं। ये बहन अपनी मां की इस बात को भी मान लेती हैं और अपनी मां को लिख करके दे देती हैं कि उनको अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। दोस्तों, इसके बाद इनकी मां इनको अलग से एक प्लॉट भी खरीद करके देती हैं और इस प्लॉट का साइज तो उतना ही होता है जितने साइज का प्लॉट इन्होंने अपने भाई के नाम पे लिखवाया था, लेकिन मार्केट वैल्यू में यह प्लॉट किसी हल्की जगह पर होता है और इसकी वैल्यू उतनी नहीं होती। खैर, इस बात को ये बहन अवॉइड कर देती हैं, माइंड नहीं करती। ये सोचती हैं कि चलो मां ने प्लॉट तो दिलाया, लेकिन ये ऐसा देखती हैं कि प्लॉट दिलाने के बाद इनकी मां का बिहेवियर इनके प्रति दोबारा से पहले जैसा होने लग गया है। फिर से इनकी मां के ताने शुरू हो जाते हैं, फिर से नफरत भरी निगाहों से इनकी तरफ देखना शुरू हो जाता है।
ये थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद इनसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन जब अपनी मां से ये इस बात को क्लियर करने की कोशिश करती हैं तो वो इनको सीधे मुंह जवाब नहीं देती हैं और फिर से इनको कुछ ना कुछ बातें सुनाती हैं और फिर से उनके पति की मृत्यु की जिम्मेवार इनको बताने लग जाती हैं और इनको ताने मारती रहती हैं। जब इन दोनों के बीच में दोबारा से खटास आ जाती है और झगड़े वाली बातें होने लग जाती हैं तो ये बहन अपनी मां से अपने हिस्से के बारे में बात करती हैं। गुस्से में इनकी मां इनको बताती है कि तुझे तेरा हिस्सा दिया तो है, तुझे वो प्लॉट खरीद कर दिया तो है। तो ये अपनी मां को बताती हैं कि प्लॉट तो आपने इसलिए दिया था क्योंकि मैंने अपना प्लॉट भाई के नाम किया था, उसके एवज में आपने ये दिया है, लेकिन मेरा हिस्सा तो आपने नहीं दिया और इसकी तो वैल्यू भी मेरे प्लॉट से कम है। तो इनकी मां कहती है तुझे जो देना था वो मैं दे चुकी हूं, अब तुझे जो करना है वो कर ले। दोस्तों, कानून के अनुसार तो ये अपने हाथ कटवा चुकी थी क्योंकि इन्होंने ही लिख करके दे दिया था कि पिताजी की जायदाद में इनको किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं चाहिए था। दोस्तों, जब यह घटना इनके साथ हुई तब इनको समझ में आया कि पिछले 6-8 महीनों से ये जो प्रेम भरी भाषा इनकी माताजी यूज कर रही हैं, दरअसल इनकी मां का मन नहीं बदला था, लेकिन वे चाहती थी कि इनके हाथ में कुछ भी न रहे और किसी भी प्रकार से इनकी पिता की प्रॉपर्टी में ये किसी भी प्रकार का हिस्सा डिमांड ना कर दें और एक सोची समझी साजिश के तहत केवल वे इनसे मीठी छुरी बनकर के बात कर रही थी और उनको तो केवल इनसे ये एफिडेविट चाहिए था। दोस्तों, अपनी सगी मां से ऐसा धोखा मिल जाने के बाद इन बहन ने डिसाइड किया कि इनको अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए। इन्होंने हमें अप्रोच किया, यह सारी कहानी हमें बताई और कहा कि भाई जी, मैं जानना चाहती हूं कि मेरी अपनी मां से, मेरे अपने भाई से मेरी ऐसी क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा मुझे प्रताड़ित किया, मुझे हमेशा छोटा महसूस कराया और मेरे साथ इस प्रकार के षड्यंत्र भी किए। मैं जानना चाहती हूं कि मैंने इनके साथ ऐसा क्या किया है अपने पूर्व जीवन में, तो आप मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कीजिए। दोस्तों, बहन की यह कहानी सुनने के बाद हमने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में यह बहन अपने पूर्व के 2 जीवन देख पाई थी जिनसे उनको अपने इस जीवन में हो रही इस त्रासदी का जो उत्तर है वह मिल गया। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर ये बहन देखती हैं कि ये एक बड़े से कमरे में खड़ी हैं। इनको वह जगह कुछ महल जैसी लग रही थी। एक कारपेट डली हुई है नीचे रेड कलर की। ये बताती हैं कि चमकीले पीले रंग की दीवारें हैं और दीवार पर सामने एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई है। जब हम इनसे उस तस्वीर को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं तो ये बताती हैं कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वह तस्वीर जिस पुरुष की है, दरअसल वे पुरुष ये खुद ही हैं। वह एक सेल्फ पोर्ट्रेट है, पेंट किया हुआ। जब ये अपने पैरों की तरफ देखती हैं तो उसमें इनको एक रोबदार जुत्ती नजर आती है। अपने हाथों में एक बहुत ही मोटा चांदी का कड़ा नजर आता है। सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सर पर एक बहुत ही रोबदार पगड़ी पहने हुए ये खुद को वहां पर देखती हैं और बताती हैं कि मैं खुद को एक 35 से 40 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई कर पा रही हूं। ये बताती हैं कि वह पुरुष कोई राजा तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा व्यापारी प्रतीत होता है और उसके साथ साथ जो इनका घर है वह कोई महल तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी हवेली जरूर है। अपनी हवेली के अंदर अपने आसपास ये 4 से 5 लोगों को काम करते हुए देखते हैं। जब हम इनसे उनके बारे में पूछते हैं तो ये बताते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि वे हवेली में काम करने वाले इनके नौकर हैं और जब ये आवाज लगाकर उन सबको बुलाते हैं
तो ये देखते हैं कि सभी नौकर एकदम से अपना काम छोड़ करके इनके पास आकर के खड़े हो गए हैं और अपना हाथ बांध करके इनके सामने खड़े हो गए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये लोग आपको डरे हुए नजर आते हैं? तो ये बताते हैं कि मुझे डरे हुए तो नजर नहीं आ रहे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं इन लोगों का ख्याल बहुत रखता हूं। जब हम इनसे पूछते हैं कि आप इनका ख्याल किस प्रकार से रखते हैं, तो इनको स्मृति आती है कि जब भी इन लोगों को कोई जरूरत होती है, इनके घर के अंदर कोई परेशानी होती है, तो मैं तनख्वाह के हिसाब से पैसा देने के बारे में नहीं सोचता। जितनी इनको जरूरत होती है उतनी इन लोगों की मदद मैं करता रहता हूं। जब हम इनसे इनके परिवार के बारे में पूछते हैं, तो एक महिला इनको अपने धर्मपत्नी के रूप में और एक 7-8 साल का पुत्र इनको नजर आता है। जब हम इनसे इनके मां बाप के बारे में पूछते हैं, तो ये बताते हैं कि इनके मां बाप की शायद मृत्यु हो गई है और इनके अपने परिवार के अंदर तो इनकी धर्मपत्नी और इनका सुपुत्र ही है। धीरे धीरे इनको अपने व्यापार के बारे में भी स्मृति आने लग जाती है और ये बताते हैं कि मेरे पास हजारों पशु हैं, और ये अपने आप को गुजरात के एक बहुत बड़े दूध के व्यापारी के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब हम इनको इनके परिवार के साथ इनका रिश्ता कैसा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं, तो ये बताते हैं कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि मेरी धर्मपत्नी हवेली से बाहर जाएं। और अपने परिवार से जुड़े हुए दृश्यों के अंदर ये एक ऐसा दृश्य भी देखते हैं जिसके अंदर इनकी धर्मपत्नी इनसे अपने मायके जाने के बारे में बात करती हैं, तो ये उनको एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि क्या आप ऐसा रोज करते हैं, क्या आप उनको किसी प्रकार की प्रताड़ना देते हैं, तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ मैं स्ट्रिक्ट तो हूं, मुझे ऐसा तो लग रहा है। हम इनको कहते हैं कि आप अपनी धर्मपत्नी को इस जीवन में आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें, तो ये अपनी धर्मपत्नी को इस जीवन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, अपने सुपुत्र को भी इस जीवन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनके घर में काम करने वाले नौकरों को ये अपने इस जीवन में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दोस्तों, शुरू में जो 4-5 नौकर इनको नजर आए थे, जो कि इनकी एक आवाज पर इनके आसपास आकर के खड़े हो गए थे, जो इनका सम्मान भी बहुत करते थे क्योंकि उनकी समय समय पर ये मदद भी करते रहते थे, वे नौकर और कोई नहीं बल्कि वही रिश्तेदार हैं जिन्होंने इनका हमेशा उस समय पर साथ दिया जिस जिस समय पर इनकी माताजी इनको इनके घर से निकाल देती थी। उन नौकरों में एक पुरुष नौकर को ये अपने मौसा जी के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक महिला नौकर को अपनी मौसी के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिन्होंने इनको 12वीं के जो पेपर हैं उनके समय पर इनको आश्रय दिया था। एक और पुरुष नौकर को ये अपने पिता के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिनको हमेशा इनके साथ हो रही ज्यादतियों से दुख तो होता था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे। बाकी के 2 नौकरों को भी अपने पति के परिवार के सदस्यों के रूप में ये वहां पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिन्होंने इनको उस समय आश्रय दिया था जिस समय ये विवाह करना चाहती थी अपने पति से, और इनकी माता ने इनको इनके घर से निकाल दिया था। दोस्तों, काफी देर तक हम इनके इस जीवन के अंदर और नए फैक्ट्स को जानने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमारे को ऐसा लगने लगता है कि शायद और कुछ नया हमारे को इस जीवन से नहीं पता लग पाएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि शायद इस जीवन में स्पिरिचुअल गाइड ने इनको इसीलिए भेजा क्योंकि वे इनको ये दिखाना चाहते थे कि जिन लोगों ने इस जीवन में मुश्किल घड़ी में इनकी मदद की, वे लोग पूर्व जीवन में कौन थे। और इसी वजह से हम इनकी माता को और इनके भाई को इनके पूर्व जीवन में ढूंढने के लिए एक दूसरी लाइफ के अंदर भेज देते हैं। अपने पूर्व जीवन की इस दूसरी लाइफ के अंदर ये ऐसा देखते हैं कि ये एक किसी बहुत ही पुराने घर के अंदर हैं
और यह जो घर है, यह घर खेतों के पास है। अपने आप को ये एक 25 से 26 वर्ष की विवाहित महिला के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये बताती हैं कि मुझे वहां दिख रहा है कि मैं घास काट रही हूं और इनके आसपास इनको 2 बच्चे, एक बेटा जो कि लगभग 8 वर्ष की आयु का था और एक बेटी जो कि लगभग 6 वर्ष की आयु की थी, वे दोनों अपने आसपास इनको खेलते हुए नजर आते हैं। जब हम इनको ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं कि ये कितने धनवान हैं, तो ये बताती हैं कि इनका परिवार कोई बहुत अमीर परिवार तो नहीं है, लेकिन बहुत गरीब भी नहीं है। ठीक ठाक परिवार है जिसका गुजारा हो जाता है। पति इनके कुछ छोटा मोटा काम करते हैं जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। तो पैसा तो इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये खुद को एक बहुत ही सुखी परिवार के रूप में देखती हैं और बताती हैं कि मैं अपने इस परिवार में बहुत ज्यादा खुश हूं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अपने आसपास खेल रहे बच्चों में से जो बड़ा इनका बेटा था 8 वर्ष की आयु का, उसको ये अपनी बड़ी मासी के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती हैं और छोटी बेटी को वो इस जीवन के अंदर प्लेस नहीं कर पाती हैं। जब ये शाम के उस दृश्य में जाती हैं जिसमें इनके पति इनको काम से वापस लौटकर घर आते हुए नजर आते हैं, तो ये बताती हैं कि जो पति मुझे नजर आ रहे हैं वे इसी जीवन के मेरे पति हैं जिनसे मेरा विवाह हुआ है। अपने पति के बारे में ये बताती हैं कि पति भी बहुत अच्छे हैं और अपने बच्चों से और इनसे वे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ देर बाद ये अपने पति को अपनी एक पड़ोसन के बारे में कुछ बता रही हैं, ऐसा इनको महसूस होता है। और फिर धीरे धीरे अपने उस जीवन में एक जो इनकी पड़ोसन थी उससे जुड़े हुए कई दृश्य इनको नजर आने लगते हैं। ये बताती हैं कि उस जीवन में इनकी एक पड़ोसन है जो कि इनसे कई गुना अमीर हैं, बहुत बड़ा उनका घर है, लेकिन उस पड़ोसन की कोई भी संतान नहीं है। ये बताती हैं कि वह पड़ोसन इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ती है और किसी ना किसी बहाने से इनके बच्चों को वह डांटने का बहाना ढूंढती रहती है। ये बताती हैं कि जब ये सामने नहीं होती हैं तो वह बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलती है जिससे बच्चों को दुख पहुंचे। अपने अगले दृश्य के अंदर ये ऐसा देखती हैं कि वह पड़ोसन इनके बेटे को बहुत खरी खोटी सुना रही हैं। वह पड़ोसन इनके बेटे को कह रही है कि तू खेलते खेलते सारे पत्थर हमारे घर के सामने आकर के रख देता है, एक दिन तू मेरे से बहुत बुरी तरह से मार खाएगा। कि बहन बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा यही प्रयास करती हूं कि मुझे इसके मुंह न लगना पड़े, लेकिन ये पड़ोसन जैसे कि हम लोगों से झगड़ा करने का बहाना ढूंढती रहती है। हमने इनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या पता आपके बच्चे वाकई में शरारत करते हों। तो ये बताती हैं कि नहीं, मुझे इस बात की समझ है कि वह पड़ोसन कुछ ऐसा सोचती है कि इन लोगों के पास इतनी गरीबी होने के बावजूद भी, यानी इतनी कम सुख सुविधा होने के बावजूद भी ये लोग इतने खुशी से कैसे रह लेते हैं। ये बताती हैं कि उस पड़ोसन की आदत है सब लोगों को नीचा दिखाने की। वह ये चाहती है कि हर चीज में वह दूसरे लोगों से अच्छी नजर आए और दूसरे लोग उससे नीचे रहें, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं है और इस वजह से उसको ऐसा लगता है कि सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी एक चीज में वो हम लोगों से कम है और इसी चीज को लेकर के उसको बहुत ज्यादा जलन रहती है और वह हमसे झगड़ा करने का बहाना ढूंढती रहती है। ये बताती हैं कि वैसे तो मैं कभी भी इस पड़ोसन के मुंह नहीं लगती, लेकिन आज मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जब वो मेरे बेटे को कह रही हैं कि तू मेरे घर के सामने पत्थर रखता है, तो मैंने जाकर के एक झगड़ा सा उस पड़ोसन से किया और जब मैं उससे झगड़ा कर रही थी तो उस पड़ोसन का पति भी बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस दृश्य के अंदर ये बहन उस पड़ोसन को और उस पड़ोसन के पति को अपनी मां और अपने छोटे भाई के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती हैं। दोस्तों, ये बताती हैं कि मैंने उस पड़ोसन को साफ साफ कह दिया है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो।
मैंने जैसे उसका नकाब सा उतार दिया है। मैंने उसको कह दिया है कि तुम अपने दिल की असली बात बताओ, दरअसल तुम एक बांझ हो और इस वजह से तुम हमसे चिढ़ती हो और तुम हम लोगों से सिर्फ झगड़ा करने का बहाना ढूंढती रहती हो। लेकिन हम लोग तुम्हें मुंह लगाना नहीं चाहते हैं और उस पड़ोसन के सामने ही ये अपने बच्चों को हिदायत देती हैं कि जिस तरफ उस पड़ोसन का घर है उस तरफ बच्चे खेलने न जाएं, बच्चे दूसरी तरफ खेलें। ये बहन बताती हैं कि मेरा ऐसा करने के बाद बच्चों को तो वो कुछ नहीं कह पाई है, लेकिन जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूं तो वो मुझे अपने घर के बाहर बैठ करके मुझे घूरती हुई ही नजर आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पड़ोसन मुझसे बदला लेना चाहती है, लेकिन उसको बहाना नहीं मिल रहा। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के एक दूसरे दृश्य में ये देखती हैं कि रात को ये अपने खाट पर अपने आंगन में सो रही हैं और कोई व्यक्ति इनके घर की दीवार को लांग करके इनके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। कोई चीज इनके मुंह पर रख करके वह व्यक्ति बहुत जोर से दबाता है और इनको पकड़ लेता है। थोड़ी देर तक ये खुद को तड़पता हुआ देखते हैं, लेकिन उसके बाद इनको महसूस होता है कि जैसे इनका शरीर ठंडा सा पड़ गया है और ये अपने आप को उस शरीर से बाहर तैरता हुआ सा देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये खुद को अपने शरीर से बाहर देखते हैं तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो व्यक्ति इनके घर में आया, जिसने इनका मुंह रात को सोते समय दबाया, वह और कोई नहीं बल्कि वह पड़ोसन ही है जो कि बहुत समय से इनसे झगड़ा मोल लेना चाहती थी। कुछ ही देर में इनको समझ में आ जाता है कि उस पड़ोसन ने इनके घर में रात को घुस करके इनकी हत्या कर दी है, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के बाद कभी भी किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलता। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि मैं रात को सोई थी और बस सुबह उठी ही नहीं। शायद ये जो मृत्यु मेरी हुई है, दरअसल ये एक नेचुरल डेथ है और मेरी पड़ोसन कभी भी पकड़ी नहीं गई। दोस्तों, बहन की ये बात सुन करके हमें लगता है कि ये थोड़ा अनफेयर है। जिस महिला ने इनके पूर्व जीवन में इनकी हत्या कर दी थी, वही महिला इस जीवन के अंदर भी इनकी मां बन करके बचपन से इनको प्रताड़ित कर रही है। तो इसके अंदर प्रकृति का इंसाफ कहां हुआ? इसके अंदर कर्मा ने अपना पार्ट कहां प्ले किया? तो अगले दृश्य के अंदर जब हम इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास वापस भेजते हैं तो यही प्रश्न हम इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड से भी करने के लिए कहते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब महिला ने इनकी हत्या कर ही दी थी तो इनके साथ ऐसा अब क्यों कर रही हैं? दोस्तों, जब स्पिरिचुअल गाइड से यह प्रश्न पूछा जाता है तो स्पिरिचुअल गाइड इनको अपनी आंखों में देखने के लिए कहते हैं। ये अपने स्पिरिचुअल गाइड की आंखों में देखती हैं तो स्पिरिचुअल गाइड इनको दोबारा से वो पहले वाला जीवन दिखाना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर ये गुजरात के बहुत बड़े दूध के व्यापारी थे। और वे इनको बताते हैं कि हालांकि ये उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन उस जीवन में जो इनकी धर्म पत्नी थी वह और कोई नहीं, इनकी इस जीवन की मां ही थी। उस जीवन में जो इनका पुत्र था वह और कोई नहीं बल्कि इनके इस जीवन का भाई ही था। वे बताते हैं कि उस जीवन में तुम एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के व्यक्ति थे और तुमने अपनी धर्म पत्नी को अपने ही घर में कैद करके रखा हुआ था। जितना अच्छा व्यवहार और शुभ भावना तुम बाहर वाले लोगों के लिए रखते थे, उतना ही बुरा व्यवहार तुम्हारा अपनी पत्नी के प्रति था। उसके बाद इनको दिखता है कि ये अक्सर अपनी धर्म पत्नी के साथ उस जीवन में मारपीट किया करते थे। वे दृश्य दिखाते हैं जिसमें इनको समझ में आता है कि कभी भी इनको अपनी पत्नी की बात सुननी नहीं होती थी। ये सिर्फ चाहा करते थे कि इनकी पत्नी सिर्फ इनकी बात सुने, इसलिए इनकी धर्म पत्नी को हमेशा चुप रहना पड़ता था और वह अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। उस जीवन के अंदर ये देखते हैं कि अपनी मृत्यु के समय ये लगभग 85 से 90 वर्ष की आयु में अपने ही बिस्तर पर अपने प्राण छोड़ते हैं। और जिस समय ये अपने प्राण छोड़ रहे हैं उस समय भी इनकी धर्म पत्नी इनके साथ बैठी हुई है, लेकिन इनके प्राण छोड़ते समय इनकी धर्म पत्नी की आंखों में जरा भी दुख नहीं है, बल्कि उनके मन में बदले का भाव है।
बदला उस प्रताड़ना का जो कि इन्होंने अपने 65 वर्ष के विवाहित जीवन में अपनी धर्म पत्नी को दी थी। दोस्तों, इनके स्पिरिचुअल गाइड बताते हैं कि उसके बाद का ही जीवन तुम्हारा वह जीवन था जिसमें तुम दोनों पड़ोसी थे। तुम्हारी मां ने तुम्हारी पड़ोसन बनकर के उस जीवन में बहुत तुमसे झगड़ा मोल लेने का प्रयास किया, जिससे कि वह अपना बदला पूरा कर पाती थी, लेकिन तुम्हारा नेचर इस जीवन में कुछ ऐसा था कि तुम उसको अवॉइड करती रहती थी। हालांकि उसने एक दिन चालाकी से तुम्हारी हत्या तो कर दी, लेकिन फिर भी पूरे जीवन भर तुम्हारे से वह नफरत करती रही, क्योंकि उसने जो सहा था वह 65 सालों तक चला था, और तुमसे जब उसने बदला लेने का प्रयास किया तो तुम तो कुछ ही मिनटों के अंदर आजाद हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि अपने इस गुजरात वाले जन्म में जब तुम अपनी धर्म पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, उनको दबा करके रखते थे, तो उस समय जो उस जन्म में तुम्हारा सुपुत्र था, जो कि इस जन्म में तुम्हारा भाई है, वह अपनी माता की मदद नहीं कर पाता था, तुम्हारे आगे वो कुछ बोल नहीं पाता था। इसलिए इस जन्म में जब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करती हैं तो इसमें भी वह कुछ नहीं बोलता। इसी वजह से कभी भी उसको तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का दर्द नहीं आया। स्पिरिचुअल गाइड इनको यह भी राय देते हैं कि अब जो पास्ट में हो चुका है उसको इनको भूल जाना चाहिए, लेकिन इनको यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि अपनी माता से और अपने भाई से ये अपना रिश्ता बेहतर कर लें, लेकिन इनको मन ही मन उनको क्षमा कर देना चाहिए और उनसे दूर रह करके योग तपस्या के माध्यम से उनको शुभ भावना भेजनी चाहिए और उनसे अपना कर्म बंधन समाप्त कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे आज की यह पास्ट लाइफ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि आज की स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा। अगर कोई प्रश्न आपके मन के अंदर उत्पन्न होते हैं इस कहानी को सुन करके, वे प्रश्न भी आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और जितनी हमारी समझ है उसका इस्तेमाल करके हम आपके प्रश्नों का उत्तर अपने वीडियोस के माध्यम से आपको देने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस के और हमारी इनिशिएटिव्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं या हमारी किसी और सेवा के संबंध में आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9518081745। धन्यवाद।